चतुर सिंह जी को मैं बाहर छोड़ने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि यह कैसी औरत है, इसमें शिष्टाचार का तो नाम मात्र भी नहीं दिखाई पड़ता। इतने बड़े महापुरुष ने ऐसी भूतनी को कैसे पल्ले बांध लिया। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की हत्या कैसे हुई। जो लोग भी ये सवाल पूछते हैं इसका मतलब है कि वो लोग यह मानते हैं कि बाबा साहब की हत्या हुई थी। तो इसका साफ मतलब यह है कि ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की हत्या हुई थी, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो यह बात बिल्कुल नहीं मानते कि उनकी हत्या हुई थी और बाबा साहब की जो मौत हुई है उसको प्राकृतिक मानते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने की कोशिश करूंगा जिनसे आपको समझ में आएगा कि बाबा साहब की हत्या हुई है या उनकी जो मौत हुई है वह प्राकृतिक तरीके से हुई है। दोस्तों, पिछले एक वीडियो में मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आप लोगों को बताया था कि आप लोग तथागत बुद्ध और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में किन किताबों से पढ़ सकते हैं। इसी में एक खास किताब जो मैंने आपको दिखाई दी वह यह किताब है। यह किताब मैंने आपको दिखाई दी, आप ध्यान से देखिए और याद कीजिए कि मैंने आपको यह किताब दिखाई थी। इसका शीर्षक आप पढ़ सकते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संपर्क में 25 वर्ष। तो यह किताब मैंने दिखाई थी और जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो मैंने इसमें एक दो चीज़ें ऐसी पढ़ी जिनसे मुझे ऐसा लगता है, मुझे खुद ऐसा लगता है कि बाबा साहब की मौत प्राकृतिक नहीं थी। क्योंकि दोस्तों, जिसने यह किताब लिखी है आप यहाँ देख सकते हैं, इनका नाम लिखा है सोहनलाल शास्त्री। तो मैंने आपको तब भी बताया, तो फिर से बता रहा हूँ कि जिसने यह किताब लिखी है, आप ये समझ लीजिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जिस बंगले में रहते थे उसी बंगले में बाहर वाले कमरे में ये रहते थे जिन्होंने यह किताब लिखी है। दोस्तों, किसी व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं, कहीं से ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके बारे में, उनकी जीवन शैली के बारे में, उनके विचारों के बारे में, तो हम सिर्फ किताबें पढ़कर उनके बारे में पता कर सकते हैं। लेकिन किताबों से जो जानकारी हमें मिलती है वह मैं समझता हूँ कि लिमिटेड होती है। उसमें रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी आदमी जीता है उसके बारे में तो हमें कतई पता नहीं चल सकता। किताबों के माध्यम से उनके विचार पता चल सकते हैं, वे क्या सोचते थे, क्या चाहते थे, यह सब तो पता चल सकता है। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी उनकी कैसी थी, वे क्या करते थे, उन्हें क्या पसंद था, क्या खाते थे, क्या पीते थे, यह सब हमें किताबों से जल्दी से पता नहीं चल सकता। लेकिन इस किताब में जो सोहनलाल शास्त्री जी ने लिखी है, इस किताब में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में हमें ऐसी बातें पता चल सकती हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बाबा साहब क्या खाते थे, क्या पीते थे, किस तरह से रहते थे अपने घर में। क्योंकि सोहनलाल शास्त्री जी बाबा साहब के साथ रहते थे। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं तो उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप किसी शख्स के बारे में किताबों से पढ़ते हैं, किताबों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो आपको उसके बारे में लिमिटेड जानकारी प्राप्त होगी, यह कॉमन सी बात है। लेकिन वहीं अगर आप उसी शख्स के साथ, आप उसी के घर में रह रहे हो, कई वर्षों तक रहे हो, जैसे कि आपके घर में कई सारे कमरे होंगे, तो एक कमरे में आप रहती हो और एक कमरे में वे शख्स रहते हो जिनके बारे में आपने किताबों से पढ़ा है, तो आप उनके बारे में किताबों से ज़्यादा जानकारी आपको उनके साथ रहकर प्राप्त होगी। तो इसी तरह सोहनलाल शास्त्री जी बाबा साहब के साथ रहते थे, बाबा साहब के बंगले में उनके साथ रहते थे, बाबा साहब अंदर के कमरे में रहते थे और बाबा साहब ने ही इन्हें रहने के लिए बाहर का कमरा दे रखा था। तो आप समझ सकते हो कि इनको जो जितनी जानकारी बाबा साहब के बारे में होगी, जितनी चीज़ें ऐसी कई सारी ऐसी बातें होंगी जो इनको पता है बाबा साहब के बारे में, वो आपको और किसी किताब से पढ़ने को या सुनने को नहीं मिल सकती हैं कहीं भी। तो इनकी इस किताब जो मेरे पास है, तो इसको मैंने पढ़ा तो मुझे कई सारी ऐसी बातें पता चली। तो उसी में एक पेज है, एक पेज की बात है बस, वो मैंने पढ़ी तो मुझे उससे यह पता चला कि बाबा साहब की जो मौत थी वह प्राकृतिक नहीं लगती है। मैं अभी आपको वह वाला पेज जो मैंने पढ़ा है, जिसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब की मौत प्राकृतिक नहीं थी, वह पेज मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा और आप पूरा पढ़ के सुनाऊंगा। सिर्फ एक पेज है तो आप उसको बिना देखे वीडियो को बंद मत करना। लेकिन पहले मैं एक मिनट के अंदर अंदर आपको बताता हूँ कि उस पेज में क्या ऐसा लिखा हुआ है कि जिसके पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब की मौत प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि इनडायरेक्टली तरीके से उनको धीरे धीरे मौत के मुंह में धकेला जा रहा था। दोस्तों, इस किताब में बताया गया है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो दूसरी पत्नी थी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से जो लोग मिलने आते थे
उनके साथ भी उनका जो व्यवहार था वह काफ़ी ज़्यादा बुरा व्यवहार था। वह उनके साथ कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी जो लोग बाबा साहब से मिलने के लिए आते थे। आप लोग जानते हैं बाबा साहब से तो लगभग रोज़ ही सैकड़ों लोग मिलने आते थे, लेकिन वे उनके साथ बहुत ही ज़्यादा खराब व्यवहार करती थी। और अक्सर लोग यह कहते हुए बाबा साहब के बंगले से बाहर जाते थे कि बाबा साहब एक महानायक हैं, एक महामानव हैं और उनकी पत्नी बिल्कुल भी शिष्ट नहीं, बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं है, बिल्कुल भी बोलने चालने की अकल नहीं है उनमें और इस तरह से व्यवहार करती हैं। यह देखकर लोग चौंक जाते थे और उनके बारे में कई सारी ऐसी गलत बातें करते हुए बंगले से बाहर निकलते थे। और दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब दूसरी शादी की तो आप जानते हैं कि किससे बाबा साहब ने दूसरी शादी की थी, वे किस जाति से थी। और तो बाबा साहब के साथ जो लोग रहते थे वे अक्सर ये कहा करते थे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इन चंडाल चौकड़ी के चक्कर में फंस गए हैं। और बाबा साहब के करीबी जो लोग थे उनको इसका बहुत ज़्यादा पछतावा होता था कि बाबा साहब को वे इस चांडाल चौकड़ी के चक्कर में फंसने से बचा नहीं पाए। आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब को कई सारी बीमारियां हो गई थी और उनको जो चीज़ें खाने के लिए मना थी तो उनकी जो पत्नी थी वे सारी चीज़ें उनको खाने के लिए देती थी और कहती थी कि आप खाइए, मैं खुद डॉक्टर हूँ, इससे आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन उनका उन चीज़ों को खाने की वजह से बाबा साहब के शरीर पर बहुत ही इसके दुष्प्रभाव होते थे और वे धीरे धीरे और ज़्यादा बीमार होते चले गए और जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, अब मैं आपको किताब का वो पेज दिखाता हूँ और पूरा पढ़ के सुनाता हूँ, तो आप उसको पूरा सुन लीजिए, देख लीजिए। उसके बाद आपको भी समझ में आएगा कि बाबा साहब की मौत जो थी वह प्राकृतिक तरीके से नहीं हुई है। उनको मतलब डेली रोज़ इस तरह से ट्रीट किया जाता था कि वे धीरे धीरे मौत के मुंह में आगे बढ़ते रहे। तो दोस्तों, जो किताब मैं आपको दिखाना चाहता हूं और जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था वो ये किताब है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संपर्क में। 25 वर्ष सोहनलाल शास्त्री जी ने लिखी है। और जो मैं एक पेज आपको दिखाना चाहता हूं वो ये वाला है, बाबा साहब से मिलने वालों के साथ बुरा बर्ताव। ये है, आप इसको सुन लीजिए। माई का स्वभाव अत्यंत रूखा और अहंकारपूर्ण था। जो भी व्यक्ति बाबा साहब के स्नेह में डूबा उनके दर्शन के लिए आता, उन्हें माई की कड़वी अपमान भरी बातें अवश्य सुननी ही पड़ती थी। एक बार मैंने बातों बातों में कह दिया कि बाबा साहब, आपकी पिंडलियों का दर्द तो दूर नहीं हुआ, आपने बम्बई जाकर अपने सारे मजबूत दांत भी निकलवा दिए, किंतु फिर भी रोग जैसा 2 वर्ष पहले था वैसा ही है। अगर मुझे आज्ञा हो तो मैं एक ऐसे वैद्यराज को आपकी सेवा में ला सकता हूं जो सिद्धस्थ वैद्य होने के साथ साथ प्रसिद्ध लेखक भी हैं और आज तक उसने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। उसके बाद बात चली बाबा साहब के रोग की। इतने में माई भी उस गोष्ठी में आकर शामिल हो गई। वैद्य चतुर्सेन ने कहा कि आपको मधुमेह का पुराना रोग है, यह पैर की पीड़ा भी उसी का दुष्परिणाम है। यदि आप मुझे कुछ अवसर प्रदान करें तो मैं आपके रोग का इलाज कर सकता हूं। चतुर्सेन का ऐसा कहना था कि माई बीच में ही चिल्ला उठी कि वैद्यों को कुछ नहीं आता, यह शताब्दियों पुराने खोटे सिक्के हैं जो आजकल की मार्केट में नहीं चल सकते। मैं इनका इलाज स्वयं कर रही हूं, आप कृपया करके अब यहाँ से जाइए। चतुर्सेन जी को मैं बाहर छोड़ने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि यह कैसी औरत है, इसमें शिष्टाचार का तो नाम मात्र भी नहीं दिखाई पड़ता। इतने बड़े महापुरुष ने ऐसी भूतनी को कैसे पल्ले बांध लिया। चतुर्सेन शास्त्री का तो देहांत हो चुका है, किंतु उनके अपने हाथ से लिखे जीवन चरित्र में इस सारी घटना का सारांश दर्ज है। मैंने उसे स्वयं पढ़ा है। उसके बाद माई ने एक और चाल चली, मेरे सामने ही उन आने जाने वालों से पूछना शुरू कर दिया कि बतलाइए आप लोगों को बाबा साहब डॉक्टर के स्वास्थ्य में अंतर दिखाई पड़ता है कि नहीं। ऐसे जी हुजूरियों में राय साहब पूरनचंद डीजी जाधव और एक व्यक्ति जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ वह थे रामकृष्ण चांदीवाला जो किसी विदेश समाचार पत्र का कॉरेस्पोंडेंट था। वे बेचारे सब डर के मारे बाबा साहब के मुँह पर कह देते कि वाह वाह, पहले से अब बहुत ही स्वस्थ दिखाई पड़ रही हैं। यह सब माई जी की सेवा का फल है। और बाहर जाकर कहते कि बाबा साहब का स्वास्थ्य तो दिन ब दिन गिर रहा है। बात यह थी कि अगर ऐसे लोग सच्ची बात कह देते तो दूसरे दिन माई उन्हें कोठी में नहीं घुसने देती।
ये वाला जो पैराग्राफ है इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, इससे आप समझ सकते हो कि बाबा साहब के साथ जो उनकी दूसरी पत्नी थी वह जानबूझकर ऐसा करती थी। आप सुन सकते हो कि बाबा साहब की तबीयत ख़राब हो गई, जिसके बाद उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और यह सब जानबूझकर उनकी पत्नी ने किया। तो इससे आपको क्या लगता है बाबा साहब की मृत्यु कैसे हुई होगी? आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो। आप यहाँ से देखो, एक दिन माई सायंकालीन मक्के के भुट्टे उबाल कर खुद भी खा रही थीं और बाबा साहब को भी खिलाई जा रही थीं और साथ ही प्रशंसा कर रही थी कि यह बड़ी अच्छी खुराक है, उबले भुट्टों में विटामिन बहुत होते हैं, शास्त्री यह लो तुम भी खाओ। ऐसा करते हुए बाबा साहब ने एक उबला भुट्टा मेरी ओर बढ़ाया। जिन्होंने ये किताब लिखी है बाबा साहब के साथ ही रहते थे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बाबा साहब से बिल्कुल ही परिवार जैसे संबंध थे, बिल्कुल साथ ही में रहते थे, तो बाबा साहब से बहुत ज़्यादा घनिष्ठ थे ये। मैंने कहा बाबा साहब इन उबले भुट्टों को ना खाइए, यह वायु पैदा करते हैं, इससे हैजा भी हो जाता है। भुना हुआ भुट्टा तो पच भी जाता है, किंतु गर्मी में यह उबले भुट्टे नहीं पचते। माई तड़ाक से बोली, ओहो अब तुम डॉक्टर भी बन गई हो। माई का यह व्यंग था। उन दिनों माई का बाप भी उनके पास ही रहता था। रात को बाबा साहब के पेट में भयानक दर्द शुरू हो गया, कई बार पखाना जाना पड़ा, बिस्तरे की चादरें दस्तों से ख़राब हो गई, सारी रात उन्हें टट्टियाँ आती रहीं। हमें प्रातः काल उनके धोबी ने बतलाया कि बाबा साहब रात भर पखाना जाते रहे, उन्हें खूनी पेचिश हो गई है, उनकी हालत बहुत ही शोचनीय हो रही है, उन्हें नर्सिंग होम ले जाने के लिए कहा जा रहा है, किंतु वह बिल्कुल वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। माई और उसका बाप घबरा गई कि अब क्या होगा, अगर बाबा साहब को कुछ हो गया तो उनके अनुयायी हम पर दोष लगाएंगे कि हम बामड़ों ने उन्हें मार दिया, क्योंकि उनकी शादी से लेकर ही अपनी जनता को उनके खिलाफ थी ही। माई को मैंने गुस्से में कहा कि कल इन्हें उबले भुट्टे खिलाते समय मैंने क्या कहा था, बताओ अब क्या हो रहा है। बूढ़ा बाप हाथ जोड़कर मुझे कहने लगा कि बेटा हम पर दया करो, इन्हें बिलिंगडन हॉस्पिटल नर्सिंग होम में भर्ती होने के लिए प्रेरित करो। हमारी बात तो वह मानते नहीं हैं। उसी समय एम्बुलेंस कार मंगवाई गई और बाबा साहब को बिलिंगडन अस्पताल के नर्सिंग होम में दाखिल करा दिया गया। वह माई से इस कदर नाराज़ थे कि उससे बात भी नहीं करना चाहते थे। यद्यपि उन्होंने प्रकट नहीं किया, किंतु वह मेरी उस बात पर विश्वास कर चुके थे कि यह खूनी पेचिश उन्हीं भुट्टों की मेहरबानी है जिसे माई डॉक्टर बड़े चाव से उन्हें खिला रही थी और स्वयं हड़पे जा रही थी। 3-4 दिन अस्पताल में रहने के पश्चात उन्हें आराम आ गया। वह घर लौट आए, किंतु वह काफ़ी दुर्बल हो चुकी थी। फिर एक दिन उन्हें माई कच्चे मटर के दाने जो कोठी में ही लगे हुए थे निकाल कर दे रही थी और स्वयं भी फाँक रही थी। मैंने फिर आपत्ति उठाई कि भले ही कच्चे मटर में प्रोटीन अधिक होगी, किंतु बाबा साहब की पाचन शक्ति बहुत कम है, वह सारा दिन पढ़ने लिखने के काम में लगे रहते, मधुमेह के रोगी हैं और उनकी आयु भी वृद्धावस्था में पहुँच चुकी थी। ऐसी हालत में किसी भी ऐसे भोजन या खाद्य पदार्थ को हजम करने की शक्ति नहीं रखते, लेकिन फिर भी वे बाबा साहब को ऐसी चीज़ें खिलाती रहती थी जिससे कि मुझे ऐसा लगता है कि जिससे कि उनकी बाबा साहब की सेहत बिगड़े, वे बीमार हों और ज़्यादा उनकी सेहत ख़राब होती चली जाए। वे ऐसा जानबूझकर करती थी। हम लोग हैरान थे कि यह औरत डॉक्टर तो क्या एक साधारण अनपढ़ किंतु गृहस्थ का अनुभव रखने वाली हिंदुस्तानी नारी से भी कम सूझबूझ रखने वाली महिला है। इसे पता ही नहीं कि उसका पति किस उम्र का है, उसकी पाचन शक्ति क्या है, कौन सा खाना उसके लिए लाभप्रद होगा। आखिर बाबा साहब ने उसे शादी भोग विलास के लिए तो नहीं की थी, शादी के पहले सब बातें स्पष्ट कर दी गई थी। डॉक्टर मालवंकर आदि चंडाल चौकड़ी ने कहा था कि बाबा साहब की आपको देखने वाला कोई नहीं है, आपका भोजन ठीक नहीं है, वैसे आपको कोई रोग नहीं है। अगर यह सब कुछ पहले ही तय हो चुका था और शादी इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही की गई थी, तो फिर दिमागी काम करने वाला तथा हर समय पढ़ने लिखने तथा सरकारी जनता के कामों में व्यस्त लगभग 60 साल की आयु के व्यक्ति तथा मधुमेह के पुराने रोगी को गर्मी बरसात में भुट्टे उबाल कर खिलाना कहाँ की बुद्धिमत्ता थी। मैं सच कहता हूँ कि अगर बाबा साहब को खूनी पेचिश की दशा में नर्सिंग होम में दाखिल होने के लिए हाथ जोड़कर प्रेरित ना करता तो बाबा साहब के जीवन का अंत 1956 की बजाय 1949 में ही हो चुका होता। जैसा कि मैंने पहले वर्णन किया है, इस भयानक बीमारी का कारण वह उबले भुट्टे थे जिन्हें नाम मात्र की डॉक्टर माई मेरे मना करने पर भी खिलाई जा रही थी। तो दोस्तों, सोहनलाल शास्त्री जी बाबा साहब के साथ रहते थे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो उनकी इस किताब में ऐसी कई सारी बातें हैं, कई सारी कहानियाँ हैं जिनको पढ़ने के बाद आपको भी ऐसा ही लगेगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो मौत हुई है वह प्राकृतिक तरीके से नहीं हुई है, बल्कि इनडायरेक्टली उनका आप कह सकते हो कि उनको मौत के मुँह में धकेला गया
जिसके कारण उनकी मौत हुई। और दोस्तों कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि बाबा साहब की मौत के पीछे ऐसा कोई कारण नहीं है, बाबा साहब की हत्या नहीं हुई है, उनकी मौत प्राकृतिक तरीके से हुई है। लेकिन मैं उनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। मैं इस किताब पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ, जो सोहनलाल शास्त्री जी ने इस किताब में लिखा है, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। और इसीलिए मैं आप लोगों को भी बताना चाह रहा था। और कई सारे लोग कहते हैं कि बाबा साहब की हत्या नहीं हुई है। मैं भी कह रहा हूँ कि बाबा साहब की हत्या नहीं हुई है, लेकिन जो देख रेख उनकी होनी चाहिए थी वह भी नहीं हुई, और उनको डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से उनको मौत के मुंह में ढकेला गया। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इटावा में आजकल, आप देख सकते हो पूरा पसीने से मैं भीग चुका हूँ। और वीडियो बनाने के लिए हमें अपना पंखा, कूलर सब कुछ बिल्कुल ही बंद करना पड़ता है, ताकि आप लोगों को जो आवाज़ है वह सही से मिल सके। तो इसके लिए पंखा वगैरह बंद करना पड़ता है, जिसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।